किसी भी एग्रीकल्चर लैंड की सब डिवीजन ना हो, यानी कि अनऑथराइजेशन कॉलोनी वहां पर ना बसे। उसका मेन पर्पस हमारा ये है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि यदि कोई भी लैंड की अगर रजिस्ट्री हम करा रहे हैं और वो 1 एकड़ से कम है तो उसके लिए अंडर सेक्शन 7A अर्बन एरिया जो है एनओसी लेना अनिवार्य है। 7A की एनओसी हमारा बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन सबमिट होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर हम उनसे एक एफिडेविट लेते हैं कि हम जो भी ये लैंड बेच रहे हैं वी विल यूज इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। वो हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जिसको मुझे अप्रूव करने के लिए एज पर एक्ट 30 दिन की हमारे पास टाइम लिमिट है। हम 30 दिन में या तो उसको अप्रूव कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। यदि ले रहा है, यदि वो अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है तो एनओसी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं देते हैं हम लोग। पूरे हरियाणा के 7A कंट्रोल इलाके में अगर आपको कोई रजिस्ट्री करानी है तो उसके लिए एनओसी की जरूरत होती है। आखिरकार कैसे आप इस एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या इसके रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, इस तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी अमित मधोलिया भी है, जो कि टाइगर के नाम से मशहूर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्लीज सर, सबसे पहला सवाल कि जो 7A कंट्रोल एरिया होता है ये क्या होता है और इसमें एनओसी जो है कैसे अप्लाई की जाए? देखिए, 7A एक अर्बन एरिया होता है, कंट्रोल्ड एरिया नहीं होता है। कंट्रोल्ड एरिया के अंदर हम एक एरिया को नोटिफाई करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट और वो एरिया 7A में नोटिफाई हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर हमारे को जो भी चेक करना होता है कि उसके अंदर किसी भी एग्रीकल्चर लैंड की सब डिवीजन ना हो, यानी कि अनऑथराइजेशन कॉलोनी वहां पर ना बसे। उसका मेन पर्पस हमारा ये है। सो 7A एनओसी ग्रांट करने का जो हमारी अब लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये है कि यदि कोई भी लैंड की अगर रजिस्ट्री हम करा रहे हैं और वो 1 एकड़ से कम है तो उसके लिए अंडर सेक्शन 7A अर्बन एरिया जो है एनओसी लेना अनिवार्य है फ्रॉम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। 7A की एनओसी हमारा बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन सबमिट होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर हम उनसे एक एफिडेविट लेते हैं कि हम जो भी ये लैंड बेच रहे हैं वी विल यूज इट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। हम इसको अगर कोई भी हम उसका यूज चेंज करेंगे तो हम कंपिटेंट अथॉरिटी से प्रायर परमिशन लेंगे। उसमें उनको लेटेस्ट जमाबंदी देनी होती है, अपने लेटेस्ट इंतकाल देने होते हैं। वो हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है जिसको मुझे अप्रूव करने के लिए एज पर एक्ट 30 दिन की हमारे पास टाइम लिमिट है। हम 30 दिन में या तो उसको अप्रूव कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें हम क्या चेक करते हैं, हम पहले पेपर में ये देखते हैं कि वो लैंड का सब डिवीजन अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, उसके फर्द जमाबंदी और इंतकाल चेक करते हैं। फिर मैं अपने कंसर्न जेई से उसका मौका चेक करवाता हूँ। निरीक्षण पे देखते हैं कि क्या वो लैंड खाली है या उस पर कोई कंस्ट्रक्शन है। यदि कोई कंस्ट्रक्शन है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लैंड खाली होनी चाहिए। सब डिवीजन अगर उसके अंदर हुई है तो किस तरह की सब डिवीजन है, दादा लाई जमीन से ब्रदर्स के बीच में लैंड आई हुई है या वो पहले से ही बहुत बार बिक चुकी है, वो हम सारी चीजें चेक करने के बाद हम उसको एनओसी ग्रांट कर देते हैं। सर, मिनिमम जो जमीन होती है वो कितनी होनी चाहिए एनओसी के लिए? क्या कोई कुछ लोग कहते हैं कि 50 गज के लिए क्या एनओसी अप्लाई कर सकते हैं, 100 गज के लिए कर सकते हैं, अगर किसी की पुश्तैनिक भी है या फिर पुरानी बची हुई है? देखिए, ये जो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ऑनलाइन, जो जमाबंदी होती है और इंतकाल होते हैं, उसके बेसिस पर एनओसी केस टू केस वेरी करती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट आते हैं हम डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज करते हैं, मौके पे क्या स्थिति है वो चेक करने के बाद फिर कंसोलिडेट करके फिर हम उस पर रिपोर्ट बना के फिर हम एनओसी देखते हैं कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सर, क्या अपील आपकी उन लोगों से है जो अप्लाई एनओसी करते हैं और वहाँ एनओसी मिल नहीं सकती, यानी कौन लोग एनओसी अप्लाई ना करें आपके हिसाब से? देखिए, अगर किसी भी कोई लैंड यदि ले रहा है, यदि वो अनऑथराइज कॉलोनी का पार्ट है तो एनओसी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं देते हैं हम लोग। यदि उसके अंदर पहले से ही एक पर्टिकुलर खेवट के अंदर अगर 5-6 डिवीजन हो चुकी हैं और यदि उसके अंदर से कोई एक हिस्सा दोबारा कोई लेना चाहता है तो हम उस केस में भी उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। यदि वो लैंड पे कोई किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन है और खाली नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है, पॉलिसी, वो कहती है कि लैंड वेकेंट होना चाहिए। यदि उस पर किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन है तो कृपया करके वो भी अप्लाई ना करें। दूसरा सर, कुछ ज़मीन होती है, खाली ज़मीन है, उसके लिए आप एनओसी जो है ग्रांट भी करते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय के हिसाब से देखें कि मुझे कुछ खोलना है, तो किस-किस ऑप्शन में जो है वो आप एनओसी दे सकते हो और किस ऑप्शन में नहीं? देखिए, हम उसको किसी व्यवसाय या उसका कोई यूज चेंज करने के पर्पज से एनओसी नहीं देते हैं। एनओसी 7A जो हमारा कहता है, एक्ट कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्ट्रेशन कब होंगे
वो उसमें 7(1) की वॉयलेशन बनती है, लैंड खाली है, वो सारी चीजें चेक करने के बाद देते हैं। तो जैसा कि हम एनओसी देते हैं उसके अंदर हमारे पास क्लॉज होता है, यदि आप इस लैंड का कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उससे पहले आपको जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे आपको परमिशन लेनी अनिवार्य है। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीटीपी अमित मधोलिया जी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एनओसी अप्लाई की जा सकती है और किन किन कंडीशन में लोग अप्लाई नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जानकारी नहीं होती और लगातार एनओसी अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद लोगों को 1 महीने बाद फिर एनओसी नहीं मिलती, यानी उन्हें निराश होना पड़ता है। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।